शादी एक रिश्ता, एक भरोसा, पति पत्नी का साथ अदालत की चौखट पर जाता है। कौन कौन से इश्यूज हैं जो डिवोर्स के सबसे बड़े कारण बन रहे हैं। शहर वाले एरियाज में आ गए तो यहाँ लड़कियां ज़्यादा गलत कर रही है और ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा सबको। क्यों? उसके पीछे भी रीज़न है। इजीली एडवोकेट हायर कर लेती है और उनको फेक केसेस भी करना रहता है तो कर देती है। लड़की को तो सिर्फ अपना बयान बदलना होता है और लड़के को कहते हैं कि उसकी जिंदगी जेल के इर्द गिर्द ही नाचती है। जो लड़कियां अपने बयान बदल देती है तो लड़का जेल जाता है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के पीछे भी तो कुछ कारण होंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में वाइफ रह रही है या हस्बैंड रह रहा है, दो केस की हमेशा बात करते हैं। एक घरेलू हिंसा जिसे डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि आपको डिवोर्स ग्रांट होगा। अभी तो मेरे साथ रह नहीं रही है तब उसने इतना केस फाइल कर दिया है, जब मेरे घर आ जाएगी तब वो क्या हाल करेगी। सेक्सुअल लाइफ कितना ज्यादा इन्वॉल्व हो रही है डिवोर्स में। अरेंज मैरिज वाले आ रहे हैं ज़्यादा या लव मैरिज वाले आ रहे हैं डिवोर्स के। और आप क्या समझते हैं कि कौन सा तरीका ज़्यादा बेहतर है हमारे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? चाहे लव मैरिज कर रहा है चाहे कोई अरेंज मैरिज कर रहा है, लेकिन आजकल कहते हैं लोग सिर्फ 7 जन्म तक साथ रहेंगे। अरे भाई, आप 1 जन्म तक साथ रह लो, यही बड़ी बात है। कानून रिश्ते जोड़ के रखने के लिए होता है, वो कानून क्या आज के टाइम पर रिश्ते तोड़ रहा है? पुरुषों की प्रोटेक्शन के लिए भी हमारे न्याय संहिता में, भारतीय न्याय संहिता में कोई लॉ है कि ज्यादा गलत किसके साथ हो रहा है? हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ। लड़की का काम होता है रिश्ता बचाना। घोड़ा घास से ही दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? शादी एक रिश्ता, एक भरोसा, लेकिन आज के समय पर यह भरोसा उतना कायम हमें दिखता नहीं है जितना होना चाहिए। क्योंकि जब ये रिश्ता अदालत में जाता है, अदालत की चौखट पर जाता है, तो ये जो पवित्र रिश्ता है, ये जो घर का रिश्ता है, घर को बनाने वाला रिश्ता है, ये टूट जाता है, बिखर जाता है। जो अटूट भरोसा होता है वो शीशे की तरह टूट जाता है। आप ये समझिए कि ये रिश्ता जिसे माना जाता है भारत में कि सबसे पवित्र रिश्ता है, जिसे जन्मों जन्मों का रिश्ता माना जाता है, और पति पत्नी का साथ और उनका हाथ माना जाता है कि भगवान ने लिखा है। ये रिश्ता जो बना है ये इंसान ने नहीं, भगवान ने बनाया है। लेकिन जब ये अदालत की चौखट पे जाकर टूटता है और इसके जो भयावह नतीजे होते हैं, 2 परिवारों को झेलने पड़ते हैं, आज बात उसी की होगी। और ये जानेंगे और समझेंगे कि जब ये रिश्ता टूटता है तो कैसे एक परिवार बिखरता है और 2 इंसानों की मानसिकता कैसे प्रभावित होती है। अदालत की वो अंदर की कहानियां हम जानेंगे, वो अनसुनी बातें हम जानेंगे और समझेंगे कि क्या होता है इस रिश्ते के टूटने के बाद की स्थितियां, और कैसे जो एक दूसरे के हमराही थे, हम साथी थे, वो एक दूसरे का चेहरा तक देखना पसंद नहीं करते। जिन्होंने साथ साथ रहने की, साथ साथ जीने मरने की कस्में खाई होती हैं, वो एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, अपने अपने वकील खड़े कर देते हैं और एक दूसरे को आर्थिक तौर पर कैसे परेशान करते हैं, कैसे मानसिक तौर पर परेशान करते हैं, इन सब बातों को समझेंगे। और वर्तमान समय में जो हमने इस विषय में नए नए केसेस आए हैं उनको भी हम चल रहे हैं डिस्कस करने। आज हमारे साथ उपस्थित हैं भारत के सबसे टॉप लीगल इन्फ्लुएंसर एडवोकेट उमर अली। तो उमर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कड़क पॉडकास्ट में। तो आज हम आपसे यही जानने के लिए उपस्थित हुए हैं यहाँ पर कि भारत में ये जो मैरिज जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत पवित्र कॉन्सेप्ट है, लेकिन जब ये अदालत की चौखट पे पहुँचता है और जब अदालत इसमें इंटरवीन करती है तो आप मुझे वो पहला तो वो किस्सा बताइए जब एक कोई महिला या कोई पुरुष अपने वैवाहिक जीवन को समाप्त करने के लिए जब आप लोगों के पास पहुंचता है तो सबसे पहला मन में उसके सवाल क्या होता है और वो किस प्रकार की क्वेरीज के साथ आपके पास आता है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अंकित फॉर इनवाइटिंग मी। आप जैसा कि आपने बताया, जब भी मैं मैट्रिमोनियल जब भी क्लाइंट से डिस्कस करता हूँ तो आए दिन जब भी मैं डिस्कस करता हूँ तो उनका सबसे पहला सवाल ये रहता है कि वो 2 केस की हमेशा बात करते हैं।
एक घरेलू हिंसा जिसे डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं, और दूसरा मेंटेनेंस। फिर ये आता है कि सर अगर मैं मेंटेनेंस का केस फाइल करती हूँ तो मुझे कितना मेंटेनेंस मिलेगा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। अब फिर ये सवाल आता है जब हम मेंटेनेंस कोर्ट से मांगते हैं तो मेंटेनेंस कोर्ट कितना देगा, और फिर कोर्ट मेंटेनेंस डिसाइड करते वक्त क्या क्या चीज़ें देखता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल जब भी हम पिटीशन फाइल करते हैं मेंटेनेंस की, तो हम ऑब्वियसली हर एक लॉयर ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेनेंस अमाउंट क्लेम करता है, लेकिन कोर्ट ऐसा नहीं है कि जो आप क्लेम करेंगे वो दे देगा। कोर्ट पूरा ट्रायल चलाता है उसमें भी। अब जैसे मैं आपको फैक्टर बता देता हूँ, जब भी कोर्ट मेंटेनेंस डिसाइड करता है तो ये देखता है कि दोनों पार्टीज़ की क्वालिफिकेशन क्या है। से फॉर एग्जांपल बहुत सारे केसेस में ये देखने को मिलता है कि वाइफ अच्छी खासी क्वालिफाइड रहती है, बट उसके बाद भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। वो अर्न कर सकती है लेकिन जानबूझ के जॉब नहीं करती है और मेंटेनेंस क्लेम करती है। और फिर कोर्ट ये भी देखती है कि क्या दोनों पार्टीज़ जॉब वर्किंग है कि नहीं है, क्योंकि कई केस में ये भी देखने को मिलता है कि जो एक लेडी होती है वो जॉब करती है, उसके बाद भी मेंटेनेंस का केस फाइल कर देती है। तो कोर्ट ये सारे फैक्टर्स देखती है मेंटेनेंस डिसाइड करते वक्त। और मेनली जो कोर्ट सबसे इम्पोर्टेंट ये फैक्टर ऑब्जर्व करती है कि एक्चुअल बेसिक नीड क्या है। अब आप ये कहेंगे कि अब मुझे मर्सिडीज़ में घूमना है, तो ऐसा तो नहीं है कि कोर्ट आपको हस्बैंड को ऑर्डर करेगा कि नहीं नहीं इसके लिए आप ये इंतज़ाम करो। बेसिक नीड होनी चाहिए। अब बेसिक नीड में क्या हो गई, फूड हो गया, शेल्टर हो गया, हेल्थ हो गया, जो बेसिक नीड हो गई। तो कोर्ट ये सारी चीज़ देख के मेंटेनेंस कैलकुलेट करती है और ग्रांट करती है। मुझे ये बताइए कि क्या आपने तो बहुत सारे केसेस देखे होंगे, तो सबसे बड़ी वजह क्या होती है दो परिवारों के टूटने की? मैं इसे दो रिश्तों के टूटने की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं एक पति पत्नी के अलग होने को दो परिवारों का टूटना कह रहा हूँ। क्योंकि दो परिवार जुड़ते हैं, जब विवाह होता है किसी भी समाज में, तो दो परिवारों का जुड़ना होता है एक वैवाहिक संबंध में। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आज के टाइम पर, रीसेंट टाइम पर भारत में जो डिवोर्स रेट बढ़ता जा रहा है, इसके पीछे आप क्या कारण समझते हैं और वो कौन कौन से इश्यूज हैं जो डिवोर्स के सबसे बड़े कारण बन रहे हैं? आप अब मुझे बताने की कृपा करें। देखिए आज के टाइम पे डिवोर्स के और जितने भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स बढ़ रहे हैं, उसके मेरे ओपिनियन में दो सबसे बड़ा कारण है। सबसे पहला एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। अब मैं ये कहना गलत होगा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में वाइफ रह रही है या हस्बैंड रह रहा है, कोई भी रह रहा है, लेकिन खराब एक रिश्ता हो रहा है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से बहुत सारे रिश्ते खराब होते हैं और वो एट द एंड डिवोर्स तक पहुँचते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट है कि ईगो और एटीट्यूड की लड़ाई है। मतलब वाइफ अपने ईगो और एटीट्यूड को सेटिस्फाई करना चाह रहा है, और सेम हस्बैंड भी अपना ईगो एटीट्यूड को सेटिस्फाई करना चाह रहा है, और जो चीज़ें आपस में बैठकर सेटलमेंट हो सकती है वो चीज़ें नहीं करते हैं। अब से फॉर एग्जांपल उनके बीच में छोटी सी चीज़ों को लेकर भी अगर विवाद होता है तो सबसे पहले वाइफ क्या करती है, अपना घर छोड़कर चली जाती है। और घर जाकर ये नहीं है कि चीज़ों को सेटल करने की कोशिश करती है, सीधा घर जाकर 2 या 3 केस फाइल होते हैं। 498 ए की एफआईआर, घरेलू हिंसा का केस, और मेंटेनेंस का केस, पुलिस में कंप्लेंट, वुमेन सेल में कंप्लेंट। जो रिश्ता एक बच सकता था प्यार से बैठ के बात करने से, लेकिन वही एक केस फिर रिवेंज वाली फीलिंग आ जाती है। अब जो हस्बैंड अपनी वाइफ को रखना चाह रहा था लेकिन वाइफ ने जाकर केस फाइल कर दिया, तो अब हस्बैंड भी नहीं रखना चाहता है, क्योंकि हस्बैंड, अब बहुत सारे हस्बैंड से कंसल्ट करता हूँ तो वो ये कहते हैं कि सर मैं तो रखना चाहता हूँ लेकिन आए दिन वो मल्टीपल्स कंप्लेंट करे जा रही है मेरे अगेंस्ट, उसने एफआईआर करवा दिया है और उसने मेरे खिलाफ घरेलू हिंसा का केस कर दिया है, तो मैं कैसे उस पर भरोसा करूँ? अभी तो मेरे साथ रह नहीं रही है, तब उसने इतना केस फाइल कर दिया है, जब मेरे घर आ जाएगी तब वो क्या हाल करेगी? तो मेन दो कारण है, एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और एक ईगो और एटीट्यूड की लड़ाई की वजह से रिलेशन पूरे बर्बाद होते जा रहे हैं। और इसमें वकीलों की कितनी बड़ी भूमिका होती है, मैं ये जानना चाहूँगा। क्योंकि कोई भी क्लाइंट अब जब आपके पास पहुँचता है तो सबसे पहले आप लोग क्या सलाह देते हैं उसे, किस प्रकार की प्रतिक्रिया करते हैं जब कोई भी, अगर एक महिला आपके पास आती है केस लेकर जी। डोमेस्टिक वायलेंस का या डिवोर्स फाइल करने का, तो सबसे पहले आप लोग उन्हें क्या सजेस्ट करते हैं? किस प्रकार से आप उन्हें एक वे रूट बताते हैं कि आप ऐसे चलेंगी तो आपको ज़्यादा आपके फेवर में रहेगा, आपको मेंटेनेंस ज़्यादा मिलेगा या एलिमनी आपको ज़्यादा मिलेगा? इसमें वकीलों की कितनी भूमिका होती देखिए है? इसमें वकील की बहुत ज़्यादा भूमिका है, अगर मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊं।
लेकिन क्या है, अगर कहते हैं ना, अगर घोड़ा घास से ही दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या, जी। वही वाली बात होती है। अगर एक कोई भी क्लाइंट जब किसी भी एडवोकेट के पास जाता है, तो क्लाइंट जो होता है वो जो एडवोकेट गाइड करता है वो उसी अकॉर्डिंग चलता है। अगर एडवोकेट उसे गाइड कर देगा कि हाँ, कि तुम अभी स्टार्टिंग में तुरंत ये केस मत फाइल करो, पहले सेटलमेंट करने की कोशिश करो, हम एक नोटिस भेज देते हैं, एक बार आप मीडिएशन करने की कोशिश कर लो। आजकल एक प्री लिटिगेशन मीडिएशन बहुत चल रहा है, ठीक है, लेकिन इसके बारे में लोग अवेयर नहीं है। इसमें क्या होता है कि आप एक किसी भी थर्ड पर्सन को एज अ मीडिएटर बना सकते हो, और जो भी हस्बैंड वाइफ के कंसर्न है आपस में बैठ के चीज़ें सेटल कर सकते हो, ना कि आप इतने सारे केस फाइल करो। लेकिन अब लॉयर होता क्या, अब कोई भी क्लाइंट उनके पास आता है तो लॉयर कहता है नहीं नहीं, तुम्हारे साथ तो गलत हुआ है। वो थोड़ा सा और उनको मोटिवेट कर देते हैं कि नहीं, तुमने तो केस फाइल करने में देरी कर दी, तुम्हें तो ये और पहले कर देना चाहिए था। तो दो चार उनको अनएथिकल गलत एडवाइस देकर उनसे केस ले लेते और केस फिर कंटेस्ट करते। ऑब्वियसली अगर उनके पास कोई क्लाइंट आएगा तो मना तो करेंगे नहीं कि नहीं, हम आपका केस नहीं ले सकते। और ये भी सच्चाई है कि अगर कोई अच्छा वकील भी है, अगर वो उसके रिश्ते बचाने की भी बात करता है, तो आजकल जो कुछ क्लाइंट है उनको उन अच्छे वकीलों की एडवाइस समझ में नहीं आती है। वो कहते हैं ये अभी मेरा केस लेने से मना कर रहे, तो ये मेरे को अच्छा क्या रिप्रेजेंट करेंगे केस में। तो ना वो लेना चाहते ना वकील बताना चाहते, तो दोनों साइड से है। मतलब ये भी हम मान सकते हैं कि वकीलों की भी निष्ठा पर एक तरह से प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है, अगर वो उन्हें एक सही सलाह दे रहे हैं और एक सही रास्ता बता रहे हैं। बिल्कुल। अब मैं कल आपको अपना एक एग्जांपल बताता हूँ। कल ही मेरे पास एक लेडी आई थी, वो बेसिकली डिवोर्स फाइल करने की बात कर रही थी। तो उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे उसका हस्बैंड है, ड्रिंक करता है और वो आए दिन उसके साथ क्रुएलिटी करता है, मेंटल क्रुएलिटी, फिजिकल क्रुएलिटी। तो उसने कहा मुझे डिवोर्स लेना चाहिए, तो लेकिन उसके पास कोई भी एविडेंस नहीं था। और ऑब्वियसली जब आप कोई भी केस कंटेस्ट करते हैं तो उसमें एक एविडेंस का भी स्टेज आता है। अगर आपके पास प्रूफ नहीं होगा, आप केस लड़ लो 3 साल पहले, तो 3 साल से, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि आपको डिवोर्स ग्रांट होगा। तो मैंने उससे बोला कि नहीं, आप अभी तुरंत फाइल मत करो, पहले आप इससे रिलेटेड जो भी आपके प्रूफ है आप पहले वो कलेक्ट कर लो, देन आप फाइल करो, सो दैट कि पता चले आप 3 साल आपने लड़ तो लिया लेकिन आपको डिवोर्स भी नहीं मिला, और आपने डिवोर्स फाइल कर दिया तो हस्बैंड ना चाहकर भी फिर आपके साथ नहीं रहेगा। फिर वही रिवेंज वाली बात हो गई कि मेरी वाइफ ने डिवोर्स फाइल कर रखा है तो अब मैं उसके साथ क्यों रहूं। तो मतलब ये मान के चलें कि रिश्ता जो भरोसे पे टिका होता है उसको खराब करता है आपके अंदर का सेल्फ सेटिस्फेक्शन का जो भाव करेक्ट। आ जाता है, ईगो। वो और ईगो सबसे बड़ी बात। उमर, मुझे ये बताइए कि एलिमनी और मेंटेनेंस में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, और इसमें क्या, अगर कोई एलिमनी, अगर एक महिला चाहे एलिमनी लेना तो वो कितने तक की एलिमनी ले सकती है और कितनी देती है अदालत कितनी ग्रांट करती है? देखिए, पहले पहला क्वेश्चन पे आ जाते हैं आपके। आपने कहा कि एलिमनी और मेंटेनेंस में फ़र्क क्या है। एलिमनी ये होता है कि वन टाइम सेटलमेंट होता है कि जो भी वाइफ के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की बेसिक नीड को देखकर कोर्ट एक अमाउंट डिसाइड कर देती है कि आपका ये वन टाइम अमाउंट हो गया, आप ये लीजिए। कोर्ट जो भी होता है 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, डिपेंड करता है हस्बैंड की सिचुएशन के ऊपर, ठीक है। तो वन टाइम सेटलमेंट होता है कि आप लीजिए और अब जाइए, ठीक है। लेकिन यहीं दूसरी तरफ अगर हम मेंटेनेंस देखें तो मेंटेनेंस हर महीने लिया जाता है। वो शादी से पहले भी हो सकता है, शादी के दौरान भी हो सकता है और शादी के बाद भी हो सकता है। ये लोगों की मिथ है कि लगता है कि जब तक डिवोर्स कंप्लीट हो गया तो उसके बाद मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती। अगर एलिमनी पिटीशन में ये नहीं थी, अगर उसने मेंटेनेंस ही मांगा था तो शादी के बाद भी उसे मेंटेनेंस मिलेगा वाइफ को, जब तक कि वो दूसरी शादी ना कर ले। तो इसमें मेजर दो फर्क ये है कि ये एक वन टाइम सेटलमेंट होता है और ये पर मंथ मेंटेनेंस मिलता रहता है। तो अच्छा, एक चीज़ उमर, ये मैं जानना चाहूँगा कि आज के टाइम पर जब हम देखते हैं कि भारत में, खासकर मैं भारत की बात करूँगा, भारत में सबसे ज़्यादा आप देखिए शादी घर वालों की पसंद से होती है, तो भी हमें केस सुनने को मिल रहे हैं कि कहीं हस्बैंड मार दिए गए, कहीं वाइफ मार दी गई। और अगर लव मैरिज भी है तो लव मैरिज में भी कहीं हस्बैंड को किसी ने मार के ड्रम में डाल दिया, तो कहीं ये नहीं कहूँगा मैं कि वाइफ के साथ नहीं हो रहा, तो वाइफ के साथ। तो आप कौन सा तरीका बेस्ट मानते हैं? आप अपना लाइफ पार्टनर किस रास्ते से बेस्ट तरीके से चुनना चाहेंगे? वो कौन सा तरीका होगा? आप क्योंकि कोर्ट में देख रहे हैं तो सबसे ज़्यादा कौन से केसेस आ रहे हैं
ये बताइए मुझे, अरेंज मैरिज वाले आ रहे हैं ज़्यादा या लव मैरिज वाले आ रहे हैं डिवोर्स के? और आप क्या समझते हैं कि कौन सा तरीका ज़्यादा बेहतर है हमारे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? देखिए, कोर्ट में जितने भी केस आते हैं वो लव मैरिज के भी रहते हैं और अरेंज मैरिज के भी रहते ज़्यादा हैं। किसके हैं ये मैं जानना चाहता हूँ। ज़्यादा लव मैरिज की, अगर मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बताऊं, और उसके पीछे रीज़न भी है। और मेरी एडवाइस ये रहती है कि हमेशा आप अरेंज मैरिज करो, लेकिन अरेंज मैरिज करने से भी पहले आप जिस भी पर्सन से शादी करने वाले हो उससे एक बार मिल लो, उसके साथ एक बार टाइम स्पेंड कर लो, देख लो कि आपकी मेंटेलिटी मैच हो रही है कि नहीं। अब क्या होता है, अब लव मैरिज में क्या होता है कि फैमिली के अगेंस्ट जाकर शादी होती है मैक्सिमम, ठीक है, बहुत कम होती है कि वो लव को अरेंज में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जितने भी लव मैरिज होते हैं, अगर इनमें डिस्प्यूट थोड़ा सा भी अराइज हो जाता है तो इनके कोई गार्जियन नहीं रहते, कोई समझाने वाला नहीं रहता, तो इनकी लड़ाई सीधा आती है कोर्ट तक। लेकिन जितने भी अरेंज मैरिज होते हैं, अगर उनकी लड़ाई होती है, खासकर गांव वाले रूरल एरियाज में देखने को मिलता है कि लाइक पंचायत दोनों साइड के बड़े बुजुर्ग लोग को बैठा के वो चीज़ें को रिजॉल्व किया जाता है और पॉजिटिव वे में सेटल हो भी जाता है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें, लव मैरिज में ये सारी चीज़ नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी फैमिली ही गुस्सा रहती है, और खासकर ये लड़की को बड़ा दिक्कत फेस करना पड़ता है, क्योंकि उसके फैमिली, उनके मदर फादर ये कहते हैं कि तुमने तो अब अपनी पसंद से शादी करी थी, अब ये तुम खुद फेस करो, अब आप हमारे सामने क्या आ रहे हो। तो अगर लव मैरिज में कोई भी मैरिटल डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो वो सीधा कोर्ट तक ही जाकर सेटल होता है। उमर, मैं ये जानना चाहूँगा कि आज के टाइम पर क्या ये मैं मानूँ कि आज के टाइम पे जो कानूनी सुरक्षा महिलाओं को मिली है, क्या वो इसका मिसयूज़ कर रही हैं या फिर वो जो कर रही हैं वो सही कर रही हैं? देखिए, मिसयूज़ हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 100% कह सकते हैं मिसयूज़ हो रहा है। और मिसयूज़ सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जैसे कि 498 ए की एफआईआर, सेक्शन 498 ए आईपीसी का होता था, ठीक है, जो कि अब भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 85 में कन्वर्ट हो गया। पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि सेक्शन 498 ए कहता क्या है। वो ये कहता है कि अगर हस्बैंड या फिर उसका इन लॉज, ठीक है, अगर वाइफ को किसी भी तरीके से हैरेस कर रहे, क्रुएलिटी कर रहे हैं, चाहे वो मेंटली फिजिकली किसी भी तरीके से, तो वो उसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करवा देती है। अब क्या होता था, अब हस्बैंड वाइफ में किस छोटा बहुत भी लड़ाई हुई, कुछ भी नॉर्मल डिस्प्यूट बढ़ा, तो वाइफ क्या करती थी, सीधा उसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करवा देती थी 498 ए में, और हस्बैंड की अरेस्टिंग तुरंत हो जाती थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के सामने इस तरीके के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे कि 498 ए की एफआईआर होती है और हस्बैंड को तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के में ये कहा कि अगर 498 ए की एफआईआर होती है किसी भी हस्बैंड के अगेंस्ट, तो हस्बैंड को तुरंत अरेस्ट नहीं किया जाएगा। पहले पुलिस उसे 41 ए का नोटिस देगी, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कराएगी। अगर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि सच में उस लेडी के साथ क्रुएलिटी हुई है, तब वो अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आज के टाइम पे 498 ए की एफआईआर में बहुत, मतलब 99% केस में हस्बैंड की अरेस्टिंग नहीं हो रही है। हाँ, ट्रायल चलता है, ट्रायल ऑब्वियसली ट्रायल फेस करना पड़ेगा, और ट्रायल में अगर ये आता है एविडेंस, अगर वाइफ दिखा देती है, क्योंकि अगर आप एलिगेशन लगा रहे हो तो उससे रिलेटेड आपको एविडेंस भी दिखाना पड़ेगा, एविडेंस का स्टेज भी आता है ट्रायल में। अगर ट्रायल में प्रूफ हो गया तो 3 साल तक की पनिशमेंट दे रखी है इसमें, तो फिर वो कोर्ट डिसाइड करेगा कि कितनी पनिशमेंट देनी है, 1 साल देनी है, 2 साल देनी है, मैक्सिमम 3 साल तक की है तो कोर्ट डिसाइड करेगी। लेकिन मिसयूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये सच्चाई है। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल आता है कि ज़्यादा गलत किसके साथ हो रहा है, हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ। देखिए, अगर आप ओवरऑल, हो सकता है कुछ लोग मेरी ओपिनियन से एग्री ना करें, लेकिन आज के टाइम पे भी ज़्यादा गलत महिलाओं के साथ हो रहा है। स्पेशली आप रूरल एरियाज़ में, जितने भी ग्रामीण वाले इलाकों में देखेंगे, तो वहाँ पर महिला के साथ इतना गलत हो रहा है, इतना डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे रूरल एरियाज़ की जो क्लाइंट होते हैं वो कनेक्ट करते हैं, वो तो एक तो डर डर के कॉल करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि सर मेरा हस्बैंड गया हुआ है इसलिए मैंने आपको कॉल कर लिया है, मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन उनको केस करने की हिम्मत नहीं होती है। वो क्या है, वो जितने भी उनके साथ घरेलू हिंसा होती है वो सहती जाती है। क्यों? उसके पीछे भी रीज़न है, सामाजिक दबाव रहता है, परिवार वालों का दबाव रहता है कि नहीं, बेटी का, लड़की का काम होता है रिश्ता बचाना, तो आप बचाओ, चाहे हस्बैंड मार रहा है, कुछ भी कर रहा है, तुम्हें 3 वक्त की रोटी तो दे रहा है। दिस इज़ अ हार्श रियलिटी एंड एवरीवन विल हैव टू एक्सेप्ट इट, ठीक है, चाहे कोई भी कहे नहीं ऐसा नहीं होता है।
ग्रामीण वाले इलाके में महिलाओं के साथ इतना ज़्यादा गलत हो रहा है, आप सोच भी नहीं सकते। और वो चाह कर भी कोर्ट तक नहीं जा पाती है। क्यों? एक तो वो बेचारी पढ़ी लिखी नहीं रहती, उनको कानून की समझ नहीं होती है, और उनके पास इतना फाइनेंशियल वो भी नहीं होता है कि वकील हायर करे, उनको फीस दे। अगर हम उल्टा कर दे, अगर ये हम अर्बन एरियाज़ में आ गए, ये जो शहर वाले एरियाज़ में आ गए, तो यहाँ लड़कियाँ ज़्यादा गलत कर रही है, और ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा सबको। क्यों? उसके पीछे भी रीज़न है। लड़कियाँ पढ़ी लिखी है, ठीक है, क्वालिफाइड है, मतलब वेल इंडिपेंडेंट है, तो इजीली एडवोकेट हायर कर लेती है, और उनको फेक केसेस भी करना रहता है तो कर देती है। तो ये फ़र्क है गांव की महिला और शहर की महिला में। और इसलिए आप देख लो, दिल्ली जैसे जितने भी अर्बन एरियाज़ के जो कोर्ट्स है, वहाँ पर डे बाई डे कितने केसेस इंक्रीज होते जा रहे हैं। आप आए दिन आपने लड़ाइयाँ देखी होगी। तो मतलब ये मैं मान के चलूँ कि जो शिक्षित महिलाएं हैं, तो इसका मतलब ये आप कह रहे हैं, मतलब जो आपने अपने डेटा स्टडी किया है, जो कोर्ट प्रैक्टिसेस देखी हैं, तो इसके हिसाब से ये मैं मान के चलूँ कि जो शिक्षित समाज है, शिक्षित महिलाएं हैं, वो परिवार को उस प्रकार से आगे बढ़ाना नहीं, अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, उनके पति उनके साथ कुछ गलत कर रहे हैं या उनको मार पीट रहे हैं या कुछ भी, वो रिश्ते को उस प्रकार से बचाने की कोशिश नहीं कर रही है जिस प्रकार से ग्रामीण परिवेश में हम देखते हैं कि वहाँ की महिलाएं उस रिश्ते को बचाती हैं। और ये भी कहें कि परिवार की तरफ से दबाव भी रहता है कि आप अपने रिश्ते समाज को का बचाइए। दबाव भी रहता है बहुत ज़्यादा। आप गांव वाले इलाके में देख सकते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, उस बेस पर कोई कुछ नहीं कर पाता। और कितने मतलब दहेज के लिए किसको मारा पीटा जाता है और जान से भी मार दिया जाता है, और खबर कितनी दब भी जाती है। ये भी सच्चाई है गांव वाले इलाके की। अब कौन पूछता है किसी को? अब हर एक गांव तक कोई मीडिया तो नहीं पहुंच सकती। तो अब आते हैं एक रिश्ते के अलग पहलू को हम जानते हैं। थोड़ा ये बताइए कि आज के टाइम पर सेक्सुअल लाइफ कितना ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है डिवोर्स में। मैंने बहुत सुना है और मैंने पढ़ा भी है कि आज के टाइम पर सेक्सुअल लाइफ को लेकर भी लोग अदालत में पहुंच रहे हैं, और ये भी होता है कि मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे। ये रीज़न कितना आप मान रहे हैं आज के टाइम पे डिवोर्स के लिए? देखिए, मैं नहीं मान रहा हूँ, ये तो हाई कोर्ट्स मान रही है, सुप्रीम कोर्ट मान रहा है। ऐसे सुप्रीम हाई कोर्ट्स की क्लियरली जजमेंट है, कई हाई कोर्ट की, इवन दिल्ली हाई कोर्ट की भी है और कलकत्ता हाई कोर्ट की भी है। क्लियरली जजमेंट है कि अगर कोई भी स्पाउस, ठीक है, अगर उसको फिजिकल सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, तो ये एक स्पाउस के लिए मेंटल क्रुएलिटी मानी जाएगी, और ये उस ग्राउंड पर डिवोर्स ले सकता है। ये हाई कोर्ट्स कह रहा है, हम थोड़ी कह रहे हैं। मतलब ये भी एक बड़ा रीज़न बहुत बनता बड़ा जा रहा है। रीज़न बनता जा रहा है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी कोई भी दो कपल शादी करने वाले होते हैं, जैसे इन फ्यूचर शादी करने वाले, तो उनको एक बार बैठ के आपस में चीज़ों को समझनी चाहिए। आजकल एक इनफर्टिलिटी आपने देखा होगा, ये भी एक बहुत बड़ा डिवोर्स का ग्राउंड जी। बनता जा रहा है कि वाइफ ना मतलब बेबी बॉर्न नहीं कर पा रही है, ठीक है, उसके पीछे मेडिकल इश्यूज होता है, बट ये एक खुद में एक डिवोर्स का ग्राउंड नहीं है। लेकिन हस्बैंड इस वजह से डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि मुझे इस तरीके का मेडिकल प्रॉब्लम है, इन फ्यूचर मेरा मैट्रिमोनियल लाइफ ख़राब हो सकता है, तो आप ये चीज़ पहले ही डिस्कस कर लो, सो दैट कि पहले ही क्लियर हो जाएगा। बाद में अगर आप बताओगे तो फिर अब ये तो हस्बैंड के ऊपर डिपेंड करता है, वो ये चीज़ आपकी एक्सेप्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा ग्राउंड बनता जा रहा है डिवोर्स का। और मुझे अब मैरिटल रेप के बारे में बताइए। ये बड़ा पेचीदा है, इसको समझना बहुत मुश्किल है कि आप जिस हस्बैंड के साथ हैं वही आपका रेप कर सकता है। इसको थोड़ा सा समझना बहुत बहुत मुश्किल है मेरे लिए और मेरे ऑडियंस के लिए। तो इसको थोड़ा ब्रीफली समझाइए कि मैरिटल रेप क्या है और ये कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, मैरिटल रेप, पहले तो मैं आपको बता दूं, ये आप खुद में एक ऑफेंस नहीं है, ठीक है। इसमें कोर्ट ने भी कहा कि मैरिटल रेप को रेप माना ही नहीं जाएगा, इस तरीके की कोई चीज़ ही नहीं होती है। अगर मैरिटल रेप एक ऑफेंस बन जाता है तो कल होकर क्या होगा कि आए दिन वाइफ आएगी और सीधा उनके खिलाफ मैरिटल रेप का केस कर देगी। इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि आप प्रूफ कैसे करोगे, ठीक है, किसी भी चीज़ को प्रूफ करना होता है। और अगर हम रेप का सेक्शन देखें तो उसका एक्सेप्शन है मैरिटल रिलेशनशिप, इसका एक्सेप्शन है। अब इसमें कोर्ट ने क्लियरली बोल रखा है कि मैरिटल रेप नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। लेकिन अगर कोई वाइफ ये एलिगेशन लगाती है कि उसके साथ विदाउट कंसेंट के लाइक अननेचुरल सेक्स हुआ है,
तो वो उसके लिए ग्रीवियस हर्ट का केस कर सकती है, हर्ट का केस कर सकती है। इवन यही 498 है जो क्रुएलिटी, ये भी एक तरीके की क्रुएलिटी होगी, फिजिकल क्रुएलिटी में काउंट होगी कि अगर कोई हस्बैंड अपनी ही वाइफ के साथ अननेचुरल सेक्स करता है, अननेचुरल मीन अगर लाइक ओरल एनल किसी भी वे में, और बिल्कुल ये खुल के बात करने की टॉपिक है जो कि आज करना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसको हम बहुत छुपा के चले, सतही तौर पर, हाँ, ऊपरी तो तौर खुल पर। के बात करना चाहिए। अगर ये सारी चीज हो रही है तो एक वाइफ मतलब रेप का केस नहीं कर सकती, वो ये कर सकती है कि हाँ मेरे साथ क्रुएलिटी हुई है, फिजिकल क्रुएलिटी हुई है, उसकी एक एफआईआर हो सकती है, ग्रीवियस हर्ट की एफआईआर हो सकती है कि मुझे बहुत ज़्यादा चोट आई है, मेडिकल रिपोर्ट्स दिखा सकती है, तो लेकिन रेप का कोई एलिगेशन नहीं लगा सकती। अच्छा, एक और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला कि आज के टाइम पर मर्दों को भी ड्रम में डाला जा रहा है। नीले ड्रम का एक बहुत बड़ा खौफ बन गया था हमारे समाज में। तो इस नीले ड्रम के खौफ को एक मेरा प्रश्न इससे यही रहेगा आपसे कि क्या पुरुषों के साथ भी डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है? हो सकता नहीं है, हो रहा है। तो इस पर थोड़ा बताइए कि आप इस तरह के केसेस को कैसे देखते हैं, और क्या आप पुरुषों की प्रोटेक्शन के लिए भी हमारे न्याय संहिता में, भारतीय न्याय संहिता में कोई लॉ है जिससे कि पुरुष भी डोमेस्टिक वायलेंस से बच पाएं? देखिए, अफसोस की बात है कि पुरुषों के लिए कोई भी कानून नहीं है। पुरुषों के साथ भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है, घरेलू हिंसा होता है, और आए दिन होता है, ठीक है। अब किसी लोग को शॉकिंग लगेगा, बट बहुत सारी वाइफ अपने हस्बैंड को भी मारती है, लिटरली मारती है। मेरे पास इस तरह का केस भी है। लेकिन अब वाइफ के लिए तो एक कानून है ना घरेलू हिंसा का, वो तो उठा के केस कर देगी। लेकिन हस्बैंड करेगा क्या? हस्बैंड यही कर सकता है कि एक कंप्लेंट पुलिस को दे सकता है, लेकिन पुलिस, आपको भी पता है कि वाइफ के अगेंस्ट कुछ एक्शन नहीं ले सकती है। बस यही है कि हस्बैंड ये इस ग्राउंड पे अपनी वाइफ से डाइवोर्स ले सकता है। लेकिन उसमें भी एक सवाल आता है कि अगर वाइफ ने ही मेरे साथ गलत किया है और अगर मैं भी डिवोर्स लेने जाऊंगा, अगर मैं डिवोर्स फाइल करूंगा, तो वो मेरे खिलाफ मल्टीपल्स केसेस कर देगी और मुझे ना चाहकर भी मेंटेनेंस एलिमनी देना पड़ेगा। तो ये बड़ी दिक्कत हो जाती है वाइफ के लिए, जो कि पार्लियामेंट को इसके बारे में भी सोचना चाहिए। और आज के टाइम पर पुरुषों के साथ भी गलत हो रहा है। मतलब ये मैं मान लूं कि जितने अधिकार महिलाओं के पास हैं, हमारा संविधान, हमारा हमारा भारतीय न्याय संहिता जितने अधिकार महिलाओं को देती है, उतने अधिकार पुरुषों को नहीं देती अपने पारिवारिक मामले में। बिल्कुल नहीं देती। और देखिए, आज जो महिला के पास इतने अधिकार है तो जी। उसकी भी वजह है, जी। ये भी हमें समझना पड़ेगा। लोग ये तो डिबेट कर रहे हैं कि लड़कों के लिए कानून नहीं है, लड़कियों के लिए कानून है, लेकिन लड़कियों के लिए क्यों कानून है ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब भी कोई कानून बनता है ना, तो उसके पीछे पूरा एक इतिहास रहता है, उसके पीछे हिस्ट्री रहती है। आप अगर 90s में देखोगे तो एक लेडी के साथ कितना गलत होता था, आप भी जानते हैं, और अब आज भी गलत होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन पहले के ज़माने में आप जाओगे, ना कोई लोगों को इतनी अवेयर थी, ना कोई महिला इतनी पढ़ी लिखी थी, ना कोई इतना कानून था। तो उनके साथ जो पुरुष ने बहुत ज़्यादा उनके साथ अत्याचार किया है, बहुत ज़्यादा गलत किया है। इसलिए पार्लियामेंट, देखो, कोई भी कानून बनाता है तो कोई शौक तो नहीं है, उसके पीछे वजह होती है। जब भी इस तरीके की अपराध बढ़ते हैं तो सरकार के ऊपर सवाल खड़े होते हैं कि आपने महिला की सुरक्षा के लिए क्या किया। तो सरकार ने इसलिए कानून बनाया क्योंकि पहले पुरुषों ने पहले गलती करी है, जो कि अब पुरुष उस गलती का नतीजा भुगत रहे हैं। तो अच्छा, एक सवाल तो ये भी बनता है कि जो कानून रिश्ते जोड़ के रखने के लिए होता है, वो कानून क्या आज के टाइम पर रिश्ते तोड़ रहा है? देखिए, ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि कानून तोड़ रहा है, ठीक है। ये आप ये कह सकते हो कि कानून का मिसयूज हो रहा है। जी। अब एक जो कानून बना है वो किस पर्पस से बना है, पार्लियामेंट ने उसे किस पर्पस से बनाया? इस पर्पस से कि वो लेडी को प्रोटेक्ट किया जा सके। अब वही लेडी उसको एक हथियार बना के यूज करेगी, तो ये उसकी खुद की गलती है। लेकिन ये कहना गलत होगा कि जो कानून है वो मतलब मैरिटल लाइफ खराब कर रहा है, रिश्ते तोड़ रहा है। अच्छा, ये डीवी केसेस क्या होते हैं? डीवी केसेस डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा के। अच्छा, घरेलू हिंसा भी बहुत तरीके की होती है। किस तरह की? अब हमारे इसमें डेफिनेशन दे रखी है, सेक्शन 3, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। अगर हम देखेंगे, लोगों को लगता है कि जो क्रुएलिटी होती है वो सिर्फ फिजिकल क्रुएलिटी होती है, कि मार पीट दिया, मतलब बहुत ज़्यादा उसको हर्ट कर दिया, तो ये। लेकिन नहीं, उसमें क्लियरली अगर आप डेफिनेशन देखोगे सेक्शन 3 की, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की, तो उसमें मेंटली, फिजिकली, इकोनॉमिकली,
सेक्सुअली, वर्बली, इन 5-6 तरीके की डेफिनेशन की बात करी गई है। ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को मारेगा या उसका जो उसके जो परिवार वाले हैं वो एक बहू को मारेंगे तभी वो घरेलू हिंसा का केस कर सकती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर उसको मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है, अगर उसको फाइनेंशियली प्रॉब्लम दी जा रही है, अगर उसको वर्बली हैरेस किया जा रहा है और अगर उसको इकोनॉमिकली हैरेस किया जा रहा है, तब भी वो इस सेक्शन का यूज़ करके केस फाइल कर सकती है। तो बहुत वास्ट डेफिनेशन दे रखी है, कोई सीमित नहीं है, बहुत बड़ी डेफिनेशन है। अच्छा, मैं उमर ये जानना चाहूँगा कि आज के टाइम पर जो हम जिस जेन ज़ी पीरियड में जी रहे हैं, मतलब मोबाइल है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। आज के टाइम पर आपने कहा कि आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा बड़ा रीज़न है डिवोर्स का, तो वो है एक्स्ट्रा मैरिटल मैरिटल अफेयर। अफेयर। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के पीछे भी तो कुछ कारण होंगे। आपके पास जब क्लाइंट्स आते होंगे तो वो आप, क्योंकि आप वकील हैं, उनको रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो आपको रीजंस बताते होंगे ना कि उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के पीछे क्या कारण है। देखिए, बिल्कुल, लेकिन कुछ भी रीज़न हो बट आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं कर सकते। हमारे पास भी कुछ क्लाइंट आती है जो बोलती है कि सर हाँ, हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे बट उसके पीछे कुछ रीज़न्स थे। रीज़न्स क्या थे कि मेरा जो हस्बैंड था वो मुझे मारता पीटता था, मेरी परेशानी को नहीं समझता था, मुझे घर से निकाल देता था, इसलिए भी ना चाहकर मुझे किसी और के साथ कनेक्ट होना पड़ा। बट ये जस्टिफाइड नहीं है किसी भी तरीके से। अगर आपका हस्बैंड है तो आप किसी भी और मर्द के साथ रिलेशन में नहीं आ सकते। आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, किसी भी गलत चीज़ को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। आप कल होके कोई रेपिस्ट आप ये डिफेंस में बोलने लग जाए कि नहीं मेरी तो मजबूरी थी इसलिए मैंने रेप किया, तो आप किसी भी ऑफेंस को जस्टिफाई नहीं कर सकते। जो गलत है वो गलत है, उसके पीछे कुछ भी वजह क्यों ना हो। अच्छा, ये और भी रेपिस्ट तो बहुत सारे रेपिस्ट क्या, आए दिन मैंने देखा है कि जब भी किसी लेडी का रेप होता है तो आए दिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि लड़की छोटे कपड़े पहन के गई थी इसलिए रेप हुआ। ये कोई जस्टिफाई तो नहीं है कि छोटे कपड़े पहन के गए तो आप उसका रेप कर दोगे, बिल्कुल नहीं। अच्छा, इसी से एक एक्स्ट्रा मैरिटल पे ही बात करेंगे। अगर मान लीजिए कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से अगर बच्चा होता है तो उसकी मेंटेनेंस उसके पिता के तौर पर किसे कंसीडर किया जाएगा? जिससे वो पैदा हुआ है उसे कंसीडर किया जाएगा कि जो वाइफ का हस्बैंड है उसे हस्बैंड कंसीडर? को कंसीडर किया जाएगा, इवन अगर कोर्ट में ये प्रूफ भी हो जाता है कि ना कि वो जो बेबी बॉर्न हुआ है वो वाइफ के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के पार्टनर की वजह से हुआ है, लेकिन उसका लीगली जो फादर होगा वो हस्बैंड ही होगा, क्योंकि ये हमारा कानून कहता है। तो ये चीज़ें जो हैं हमारे देश में आज के टाइम पर सबसे बड़ी चीज़, तो क्योंकि हम मानते हैं कि जो शादी का रिश्ता है वो बहुत ही पवित्र रिश्ता है और हर धर्म में वो पवित्र है, चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे वो इस्लाम हो। एक यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट, थोड़ा मैं उधर भी चलूँगा कि हिंदू धर्म में तो एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस्लाम में इसका क्या प्रोविज़न है, इस पे थोड़ा-सा आप बताएँ? किस वे में? मतलब जैसे हिंदू धर्म में तो इसे 7 जन्मों का रिश्ता कहा जाता है, लेकिन मैंने सुना है कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट कहा जी, जाता है, बस जी। फर्क ये है, ये एक सेक्रेट हो जाता है हिंदू लॉ में और इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है कि जब तक आप हो तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट में हो, लेकिन आप जैसे ही आपका ये रिलेशन ब्रेक होता है तो आपको उसके लिए उसको एक अमाउंट पे करना पड़ेगा। अच्छा, तो ये है सबसे बड़ी बेसिक डिफरेंस जो हमारे दर्शकों। लेकिन कहने की बात ठीक है, रिलीजियस जो अपनी जी। सेंटिमेंट्स है वो अपनी जगह है, लेकिन आजकल कहते हैं लोग सिर्फ 7 जन्म तक साथ रहेंगे। अरे भाई, आप 1 जन्म तक साथ रह लो, यही बड़ी बात है। आप 1 जन्म तक अच्छे से लॉयल होके रह लो, एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर लो, यही बड़ी बात है। 7 जन्म तो बहुत बात की बात है। आजकल आप देख रहे हो ना कैसे रिलेशन बढ़ रहे हैं, कितने फेक केसेस बढ़ रहे हैं, कितना गलत हो रहा है। तो 7 जन्म तो बहुत बात की चीज़ होती है, आप 1 जन्म अच्छे से बिता लो, यही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो आज के टाइम पर ये देखिए, आज के टाइम पे जो अब नई जनरेशन है उसको शादी के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि वो कौन सा रास्ता अपनाए बेहतर, ज़्यादा से ज़्यादा? क्योंकि और क्या सजेशन देंगे आने वाले यूथ को, और उनको किस तरह की टिप देंगे इस कॉन्सेप्ट के मामले में कि वो अपने आप को सुरक्षित भी रखें? क्योंकि जो रिश्ता हम मानते हैं कि सबसे ज़्यादा अपना अपना है, सबसे ज़्यादा अपना है, वही रिश्ता अगर आपके खिलाफ खड़ा हो रहा है, तो फिर आप आने वाले टाइम में जो इस रिश्ते में बंध रहे हैं उनको किस प्रकार की सलाह देना चाहेंगे कि आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर इस रिश्ते में जाएं? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ। जब भी कोई भी चाहे लव मैरिज कर रहा है, चाहे कोई अरेंज मैरिज कर रहा है,
ठीक है, उसको ये चीज़ लड़कियों के लिए भी बोलूँगा, लड़कों के लिए भी कहूँगा। लड़के के लिए ये एडवाइस है कि देखो, अगर आप अपना कोई भी डिसीज़न नहीं ले सकते हो, ठीक है? अब जैसे आपका कोई भी पर्सनल डिसीज़न है, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अपनी वाइफ़ के लिए कपड़े खरीदने जाना है या उसको घुमाने जाना है, तो आप वो डिसीज़न खुद लेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको वो डिसीज़न लेने के लिए अपनी माँ-बाप से पूछना पड़ रहा है। क्योंकि बहुत सारी लड़ाई इस बात पर हो रही है कि लड़कियां ये हमारे को आके बोलती है, जो भी वाइफ होती है जिनको केस करना रहता है, वो ये कहती है जो मेरा हस्बैंड है वो मम्माज बॉय बन चुका है। ठीक है, मतलब ये है कि वो खुद कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहा है। देखो, ओपिनियन लेना बड़ों की गलत नहीं है, लेकिन कुछ डिसीजन होगा जो आपको खुद भी, आप इतने बड़े रिश्ते में आ रहे हो तो आपको एक डिसीजन मेकर तो बनना पड़ेगा। तो ये चीज बहुत जरूरी है। अगर आप अपने लिए, अपने वाइफ के लिए कोई डिसीजन नहीं ले सकते, अगर सिर्फ आपको अपने माँ बाप से पूछना है, तो आप ऐसे लड़कों को कहूंगा मैं शादी मत करो। लड़कियों को ये एडवाइस दूंगा कि अगर आप किसी भी एक ऐसे परिवार के साथ नहीं रह सकते जिसमें लड़के की माँ बाप साथ में रहते, उसके अनमैरिड भाई बहन रहते, तो आप शादी मत करो। क्योंकि अगर आप शादी करके जाओगे तो लड़के की जो भी आपका हस्बैंड होगा उनकी मदर भी रहेगी, फादर भी रहेगा, अनमैरिड उसका ब्रदर और सिस्टर भी रहेगा। क्योंकि बहुत सारे केसेस में ये देखने को मिलता है कि वाइफ ये कहती है कि नहीं, मैं तो तुम्हारे माँ बाप के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। अरे भाई, क्यों नहीं रहोगे? ये तो ज़रूरी है ना, वो अपने माँ बाप को थोड़ी छोड़ सकता है। और अगर आप नहीं रह सकते उसके माँ बाप के साथ, तो आप शादी मत करो। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ें है कि अगर शादी से पहले आप लोग मीटिंग करो और उसमें सारी चीज़ क्लियर करो कि मैं कितना कमा रहा हूँ, मेरी क्या जॉब है, मेरी कितनी प्रॉपर्टीज़ है, मेरे कितने घर है, और अगर कोई बीमारियाँ है तो वो पहले से ही क्लियर कर दो। बहुत बड़ा वजह बनता है, शादी तो कर लेते हैं लोग, फिर बाद में आके बोलते हैं कि सर हस्बैंड ने मेरे साथ फ्रॉड कर दिया। अब भाई, क्या फ्रॉड किया कि शादी करने से पहले उसने मुझे बोला था कि मेरी दिल्ली में प्रॉपर्टी है, बिहार में प्रॉपर्टी है, यहाँ प्रॉपर्टी है, लेकिन मुझे अब पता चला है लड़का तो रेंटेड हाउस पे रह रहा है, तो ये तो मेरे साथ धोखा हुआ है। फिर वहीं से बदले वाली फीलिंग हो जाती है। फिर हस्बैंड भी कई बार ये आके बोलते हैं कि सर, वाइफ ने कहा था कि मैं तो बिल्कुल, मेरा हेल्थ बिल्कुल सही है, लेकिन अब वो जैसे इनफर्टिलिटी, जैसे मैंने बोला, अब वो बेबी बॉर्न नहीं कर पा रही है, या फिर उसको मेंटली कुछ प्रॉब्लम है, या फिर ऐसी कोई डिसीज़ है जो इनक्योरेबल डिसीज़ है, जो ठीक भी नहीं हो सकती है। अभी एक बॉम्बे हाई कोर्ट में इस तरह का केस भी गया था, जो इनक्योरेबल डिसीज़ थी, जिसकी वजह से सेरेब्रल पैल्सी करके एक बीमारी थी, एक मानसिक बीमारी होती है, जिसकी वजह से वो अजीब बिहेवियर करती थी। तो उस बेस पर जो बॉम्बे हाई कोर्ट थी, उसने हस्बैंड को डिवोर्स ग्रांट भी कर दिया। तो मेरे कहने का मतलब है, ये जो सारी चीज़ आप जो बाद में लड़ोगे, ये चीज़ अगर आप पहले ही क्लियर कर लोगे तो आधी से ज़्यादा लड़ाई तो वहीं सेटल हो जाएगी। तो जो भी है आप क्लियर करके चलो। मतलब ये आप कहना चाहते हैं कि आप कभी भी किसी भी रिश्ते की शुरुआत करें तो आप पहले पूरी बातें, अपने प्रेजेंट लाइफ को, अपने पास्ट लाइफ को और फ्यूचर लाइफ को डिस्कस जरूर करें, और खुलकर डिस्कस करें। छुपाए ना जी, क्योंकि आप आने वाले टाइम में जिस व्यक्ति के साथ आगे बढ़ने जा रहे हैं वो आपका लाइफ पार्टनर होगा। और आप ये कह रहे हैं कि हाँ, जो भी हमारा अब यंग कपल है उसे इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। इसी में एक आपकी बात से मैं एक प्रश्न उठाऊंगा कि आज के टाइम पर हम ये देख रहे हैं कि हमारे पूरे समाज में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर है, और इस कल्चर का हमारी मैरिज लाइफ पर कितना इफेक्ट पड़ रहा है, और क्या पास्ट पार्टनर इस लाइफ को, जो हमारी मैरिड लाइफ है, उसे कितना इफेक्ट कर रहे हैं? मतलब इतना इफेक्ट कर रही है कि मैं आपको वर्ड में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के कल्चर ने हमारे पूरे समाज की, मतलब ऐसी तैसी कर रखी है। ठीक है, पूरे समाज को बर्बाद कर रखा है। पहली बात तो ये है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कल्चर हमारे इंडिया का कभी था ही नहीं। ये बेसिकली हमने जो बाहर की कंट्रीज़ है उनसे सीखा है। एक तो पहली बात ये है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के कल्चर में मैरिटल डिस्प्यूट तो बाद में बढ़ते, वो तो बात की बात है, पहले इनके ही केस हो जाते हैं। अब क्या होता है, आजकल आपने सुना होगा फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज का केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। लड़कियां ये एलिगेशन लगाती है कि लड़के ने मेरे साथ शादी का वादा करके फिजिकल रिलेशन बनाया, अब वो मना कर रहा है, तो वो तो फिर वो उसके खिलाफ केस फाइल कर देती है। फिर लड़का जेल में सड़ता रहता है, कोर्ट बेल भी नहीं देती है। एक नया अभी जो भारतीय न्याय संहिता आया है, इसमें तो एक पार्लियामेंट ने अलग से सेक्शन बना दिया है, सेक्शन 69 भारतीय न्याय संहिता, जो कि फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज की बात करता है। फिर इनकी आपस में लड़ाई होती है तो लड़की की साइड से भी गलतियाँ होती है और लड़की की साइड से भी गलतियाँ होती है।
अब फिर कोई लड़का होता है वो उसकी प्राइवेट फोटोज वीडियोस वायरल करने की धमकी देता है, तो इनके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में आपस में तो लड़ाइयाँ है ही। फिर मान लो अगर कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, उनकी किसी वजह से शादी नहीं हो पाई, अब उनकी किसी और लड़के लड़की से शादी हो गई। जब उस हस्बैंड या वाइफ को पता चलता है कि मेरे हस्बैंड या वाइफ का पहले से कोई अफेयर था, या वो उसे दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, या मेरा हस्बैंड वाइफ उसके पास जाने की कोशिश कर रहा है, मेरे से प्यार नहीं करता क्योंकि वो इमोशनली उसके साथ कनेक्टेड है, तो फिर वहां से मैरिटल डिस्प्यूट अराइज होते हैं, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट अराइज होते हैं। तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के कल्चर ने पूरा एक सिस्टम बर्बाद कर रखा है। फिर उन लड़के भी फंसते हैं, रेप के एलिगेशन लगते हैं इनके अगेंस्ट, कितने सालों तक अंदर रहते हैं। तो मतलब पूरा इस कल्चर ने बहुत बुरा हाल कर रखा है। और इसी कल्चर में एक और भी चीजें हैं, भाग कर शादी करना, और भाग के शादी करने के बाद किस प्रकार के इश्यूज होते हैं। सबसे बड़े इश्यूज जितना मैंने जाना है, समझा है, कि इस इशू में लड़की को तो सिर्फ अपना बयान बदलना होता है, और लड़के को कहते हैं कि उसकी जिंदगी जेल के इर्द गिर्द ही नाचती है। इसके बारे में कुछ बताइए देखिए, आप। पहली बात तो ये है कि भागकर शादी करना, देखो मैं लीगली तो ऑब्वियसली गलत नहीं है, और देखो लोगों की इसमें पर्सनल ओपिनियन हो सकती है, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा कि हाँ, अगर आप किसी को पसंद करते हो शिद्दत से तो आप बिल्कुल उसके साथ शादी करो, ठीक है। अब नहीं भी शादी करोगे तो अभी मैं बताऊंगा क्या क्या दिक्कत आती है। अगर मान लो आपने शादी कर ली भाग के, पहली बात तो आजकल बहुत कम उम्र के लड़के, जिन्होंने अभी जिंदगी नहीं देखी है, वो भागकर शादी करते हैं, जिनको समझ नहीं रहती है। फिर वही बाद में जाकर फिर वही उनके खिलाफ फिर या तो झूठा केस करती है, या फिर उनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल पाती है, क्योंकि उनको वो समझ ही नहीं होती है कि हस्बैंड वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है। आप जो आपके सवाल पे आ जाते हैं कि जो भाग कर जो शादी करते हैं, जो लड़कियां अपने बयान बदल देती है तो लड़का जेल जाता है। देखिए, अगर भागकर शादी हुई है, अगर वो पहली चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि अगर वो लड़की माइनर है, 18 साल से कम की है, तो आप कितना भी भगा लो, उस लड़की की कितनी भी कंसेंट क्यों ना हो, वो शादी भी वैलिड नहीं मानी जाएगी, और आपने जो भगाया वो भगाना भी वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि एक माइनर की कंसेंट वैलिड ही नहीं माना जाता है, हमारा कानून ये मानता है। तो अगर किसी लड़की को, आप माइनर लड़की को भगाओगे और आपने उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाया है, तो पॉक्सो में, किडनैपिंग में, रेप में, इन तीनों के अंडर आपके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर होनी ज़रूरी है, ठीक है। और मान लो कोई लीगल एज कंप्लीट थी, अगर उन्होंने शादी कर लिया, तब तो फिर लड़कियां झूठा केस नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि शादी करने से पहले लड़की भी बयान देती है, एफिडेविट होता है कि हाँ, आज मैं यहाँ इस लड़के के साथ आई हूँ, हम दोनों की लीगल एज कंप्लीट है, तो हम शादी कर रहे हैं। तो पलट जाती है बहुत सारी लड़कियां। लेकिन अगर शादी कर ली है, अगर लड़के के पास मैरिज सर्टिफिकेट आ चुका है, फिर लड़कियां रेप का एलिगेशन नहीं लगा सकती। लेकिन अगर भागे है वो, और अगर शादी नहीं हो पाई है और उससे पहले उनके माँ बाप ने पकड़ लिया, तब लड़की बयान बदल सकती है कि हाँ। और लड़की बयान में ये भी कहती है, ये भी मैं आपको खुल के बता देता हूँ, लड़की बयान में ये आगे कहती है कि लड़के के पास मेरी प्राइवेट फोटोज़ वीडियोज़ थी, उसने मुझे डराया धमकाया था, मेरी मर्जी नहीं थी, और इसलिए मैं इसके साथ भागी थी, ना चाहकर भी भागना पड़ा, क्योंकि ये मुझे मेरी प्राइवेट फोटोज वीडियोस के बेस पर मुझे एक्सटॉर्ट करने की कोशिश कर रहा था, थ्रेट कर रहा था, इसलिए मैं भागा। तो लड़के तुरंत नपते हैं फिर। तो मतलब ये कानून हमारी सुरक्षा के लिए जरूर है, लेकिन कानून को समझना और कानून को जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा जरूरी है। अवेयरनेस नहीं है, इसलिए तो लोगों के खिलाफ झूठे रेप के मुकदमे हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, कोई अलग इस जगह फंस रहा है। अब बहुत लड़के भी गलती करते हैं, लड़की भी गलती करती है, बस फर्क यही हो जाता है कि कानून लड़कियों के लिए है तो लड़के को फंसना पड़ जाता है, बस यही तो है। मैं ये अपनी बात को खत्म करने से पहले एक दोहा कहना चाहूंगा, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। मतलब ये जो रिश्ता है हमारा, शादी का चाहे रिश्ता हो, चाहे वो प्रेम का रिश्ता हो, एक बार टूट जाता है तो इसमें अगर हम जोड़ते भी हैं तो उसमें गांठ पड़ना लाजमी है। तो लेकिन मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। ठीक है, गांठ पड़ जाती है, लेकिन टाइम के साथ वो गांठ भी भर जाती है। नहीं, पर जहां तक हमने ये देखा है कि एक बार अगर डिवोर्स के लिए जो चीज चली गई, फिर उस रिश्ते का उस प्रकार से बिल्टअप हो पाना उतना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, मुश्किल हो पाता है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि अगर किसी हस्बैंड वाइफ का केस गया है कोर्ट में, ठीक है, चाहे किसी भी चीज़ का, डिवोर्स का है, मैट्रिमोनियल का है, कुछ भी हो, लेकिन मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे केसेस में कि केस फाइल होने के बाद भी सेटलमेंट होते हुए भी देखा है, मीडिएशन में हस्बैंड वाइफ सेटलमेंट करते हैं और एक साथ रहते हैं, तो ऐसे भी केसेस हैं। लेकिन
है, लेकिन अब हम बहुत कम मात्रा में कह सकते हैं। मतलब ये है कि रिश्ते जो हैं वो हमारे ऊपर ही निर्भर करते हैं, बिल्कुल। और हमारा ईगो और हमारी जो जो इच्छाएं हैं, जो फालतू की हमारे मन में जो इच्छाएं आती हैं, अगर हम उन पर संयम कर लें तो ये हमारा पवित्र रिश्ता, चाहे वो शादी का रिश्ता हो, चाहे वो प्रेम का रिश्ता हो, ये बहुत ही अच्छा हो सकता है। और अगर हम खुलकर बात कर लें, खुलकर, तो हमारा ये रिश्ता बहुत अच्छा हो सकता है, हमारा भविष्य बहुत अच्छा हो सकता है। और मैं मानता हूं कि बात करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और दो जो कपल हैं जिनका ये जीवन है, जो दो जिस्म होते हैं, एक जान होते हैं, उनको तो बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं समझता हूं कि आपने इस पॉडकास्ट के माध्यम से अपने अहम जो दिमाग में उठ रहे होंगे, आपके अहम प्रश्न, उनके आपने उत्तर ज़रूर पाए होंगे। और मैं कोशिश करूँगा और हमारा प्लेटफॉर्म ये कोशिश करेगा कि आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन नॉलेजेबल पॉडकास्ट लाए और ऐसे बेहतरीन लोगों को लाए जो आपको अवेयर कर सकें, आपको बता सकें कि क्या है हकीकत। क्योंकि आप नहीं जा रहे हैं कोर्ट, कोर्ट की जो प्रोसीडिंग होती हैं उनको समझना भी बहुत ज़रूरी होता है, और वहाँ आपका रिश्ता किस प्रकार से उठाया जाता है, समझाया जाता है। आपके रिश्ते में कोई तीसरा आता है और आपके लिए बोलता है, तो वो कैसा लगता है, ये समझना भी हमारे लिए ज़रूरी था। और हमने बेहतरीन तरीके से, बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हमें, और आगे किन टॉपिक्स पर बात करें हम, ये भी आप सजेस्ट कर सकते हैं हमें। और इसी के साथ मैं विदा लेता हूं, और आप देखते रहें कड़क।